हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने फर्स्ट 3 पार्ट्स देख ली होंगे वीडियो के ऑलरेडी एंड आपको हेल्पफुल भी लगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, क्योंकि आजकल आईसीएआई ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने लगा है ताकि स्टूडेंट को ऑप्शंस देख के कन्फ्यूजन होने लगे। तो अभी आज मैं डायरेक्टली मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेरिजन टू फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो फेमा चैप्टर का मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली करवाने से बेटर है मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, क्योंकि फेमा एफसीआरए मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे उनको हम रट तो लेंगे लेकिन वो हमें समझ नहीं आएगा, और एग्ज़ाम में हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फेमा। अब देखो, फेमा एक्ट जो है वो 1999 में बना है। ठीक है, उससे पहले जो एक्ट था वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फेरा एक्ट था। फेरा एक्ट को ही हटा के हम लोग रिप्लेसमेंट में फेमा एक्ट लेके आए हैं। ठीक है, अब जो फेमा एक्ट है वो एक्चुअल में है किस चीज़ के लिए? ये बेसिकली देखो, पहली बात तो फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए होता है ये। ठीक है, जितना भी हम फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए है, जिसमें क्या आता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ट्रांजैक्शंस को जो कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में होता है। कोई भी इंडिया और इंडिया से बाहर के लोगों का ट्रांजैक्शन होता है उसको रेगुलेट करती है। या कोई भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर फॉरेन का बंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या इंडिया का पर्सन बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी रेगुलेट करती है। फेमा एक्ट के अंडर ही आता है वो भी। ठीक है, फिर इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे कुछ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है, जिसके लिए किसी में हमें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, किसी में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस परमिटेड है और कौन सी नहीं है। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें कि जब भी कोई हमें पैसा एक्सपोर्ट करना होता है या इंडिया में मंगवाना होता है तो उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें ना बार बार वर्ड यूज़ होगा ऑथराइज्ड पर्सन। तो ऑथराइज्ड पर्सन बेसिकली होता क्या है? ऑथराइज्ड पर्सन बोल लो या फिर ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, बेसिकली ये एक बैंक ही होता है और कुछ नहीं, बस फेमा एक्ट में हम उसको ऑथराइज्ड पर्सन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो बैंक के थ्रू ही होगी, राइट? तो इसलिए ये ऑथराइज्ड पर्सन हो गया हमारा ये डीलर। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट जो है फेमा वो एनफोर्स कौन कर रहा है? तो आंसर है इसका डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको हम शॉर्ट में ईडी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो फेमा एक्ट है इसके अंदर है ना, बेसिकली हम लोग दो लोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम इनकम टैक्स में बोलते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, राइट? एनआरआई बोल देते हैं। इस एक्ट के अंदर हम लोग दो लोगों के बारे में बात करेंगे। एक बोलते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, PRII शॉर्ट में, एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसका हमारा सिटीजनशिप, जो हमारा आधार कार्ड जिस भी कंट्री का है, स्टेट का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है हमारा फेमा एक्ट के रेजिडेंशियल स्टेटस का। यह इस क्वेश्चन में केस स्टडीज आती है हमेशा और पूछा जाता है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि रेजिडेंट इन इंडिया है या आउटसाइड? अब देखो, इन इंडिया कौन कौन लोग होते हैं? ठीक है, अब जितने भी इंडिविजुअल्स है, पहले इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। ठीक है, कि जितने भी इंडिविजुअल्स है, पर्सन रेसाइडिंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 182 डेज। इनकम टैक्स में भी हम यही पढ़ते हैं कि अगर मोर देन 182 डेज है तो उसको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तब माना जाएगा जब वो 182 डेज के लिए। लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन क्या है कि अगर चाहे वो 182 डेज रहा भी है इंडिया में, फिर भी उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं बोलेंगे। क्या क्या रीज़न है? फर्स्ट रीज़न है, फर्स्ट एक्सेप्शन है गोन आउट ऑफ इंडिया और स्टे आउटसाइड इंडिया, कि वो बंदा रहता ही बाहर है या फिर बाहर किस चीज़ के लिए गया, या तो वो जॉब ढूंढने गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, ठीक है, या फिर अपना कोई बिजनेस कर रहा है वो बाहर जाके ही। ठीक है, मतलब देखा जाए तो सेम ही बात हो गई, पैसे कमाने के लिए बाहर रह रहा है अपने लिविंग के लिए। एनी अदर पर्पस इंडिकेटिंग एन इंटेंशन
टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, या फिर कुछ ऐसे काम करने के लिए गया, कोई ऐसा पर्पस है उसका बाहर जाने का कि उसकी इंटेंशन है कि वो बाहर ही रहेगा फिर, ठीक है, कुछ अनसर्टेन पीरियड के लिए, हमें नहीं पता कि कब तक रहने वाला है वो बाहर, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, ठीक है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है इस केस में, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन आती है हमारी, कम टू और स्टे इन इंडिया फॉर एनी अदर रीज़न। अब मान लो कि हो सकता है ना कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया आके रह रहा है 182 डेज़ के लिए, तो क्या वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। कब ये नो होगा? अगर वो पर्सन अदर देन ये काम करने के लिए आ रहा है, जो हमने अभी ऊपर पढ़े, या तो कोई पर्सन इंडिया का बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, या किसी काम के लिए कि वो वापस नहीं आएगा, तो उसको पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। सेम केस अगर कोई फॉरेनर बंदा इंडिया में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और किसी और काम के लिए, तो हम उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन काम के अलावा ऐसे घूमने के लिए आ रहा है कि भाई सपोज 190 डेज़ के लिए वो घूमने के लिए आ रहा है, तो वो क्या पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। अगर वो बिजनेस के लिए आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, या किसी और पर्पस के लिए आ रहा है, तो ही हम उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार या तो वीडियो वापस रीप्ले कर लेना, नहीं तो ये जो नोट्स मैं ये जितने भी नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इंडिविजुअल का हम देख लिया हमने। अब इंडिविजुअल के अलावा जितने भी बाकी पर्सन हैं उसके लिए किनको बोलते हैं हम? सेकेंड है बॉडी कॉर्पोरेट। अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में, ठीक है, या इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। कोई भी ब्रांचेस या कोई भी एजेंसी है इंडिया से ताल्लुक़ रखती है, अरे ताल्लुक़ ठीक है, जो भी इंडिया में है, ठीक है, या कंट्रोल्ड बाय इंडिया है, हम इसमें कंट्रोल की बात करेंगे, कोई भी ब्रांचेस या एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोल दिया जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल वाला ये है, ये मेन पॉइंट है थोड़ा याद रखने वाला। बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या रजिस्टर्ड इन इंडिया होनी चाहिए। बाकी जितने भी पर्सन हैं उनका कंट्रोल जो है मेन वो इंडिया से होना चाहिए, तभी उनको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि एक केस दे दिया जाएगा आपको बना के कि ये बंदा यहाँ गया था, फिर यहाँ गया था, इतने दिन इंडिया में रहा, बाहर रहा, इस पर्पज़ के लिए आया था, तो क्या वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में है कि जब वो इंडिया उसने छोड़ दिया, जब चेंज हो रही है उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस। अब कैसे? एक मिस्टर जेड था, इंडिया में रहता था ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है, लेकिन वो यूएस चला गया 1 अगस्त को अपनी स्टडीज़ के लिए 3 साल के लिए, जैसे नॉर्मली बच्चे जाते हैं, जैसे 12th के बाद जैसे हम लोग अगर फ़ॉरेन चलेंगे तो क्या हम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएंगे? आप बताओ, आपने भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो इस केस में जो पर्सन है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉन अब्रॉड। किस लिए जाना था हमने? या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया होता तो हम बोलते पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या अपने बिजनेस के लिए गया होता, या फिर किसी अनसर्टेन पीरियड के लिए गया होता किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन हमें नहीं पता वो कब वापस आएगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया तभी बोलते हैं। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इसके लिए नहीं गया है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आरबीआई है वो इसको क्लैरिफाई करती है बाद में कि देखो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद फिर वो वहीं पे सेटल होने के लिए सोचते हैं, वहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो उस केस के हिसाब से, मतलब नॉर्मली अब ऐसा ही देखा जाता है, तो आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया कि चाहे वो इंडिया में 182 डेज़ रहा हो चाहे नहीं रहा हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही बोल देंगे, क्योंकि स्टडीज़ तो एक बहाना ही है ना, बेसिकली तो वो किस लिए जा रहे हैं? वहाँ पे जॉब या एम्प्लॉयमेंट के लिए ही जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही बोल दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर डेफिनेशन देखें तो नहीं होगा, लेकिन आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है इसलिए उसको हम आउटसाइड इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है।
प्लीज़ गाइज, अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ भी चीज़ तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेटस अपॉन अराइविंग इन इंडिया। अब देखो, पहले लिविंग वाले पे देखा था हमने, अब अराइवल पे भी स्टेटस चेंज हो सकता है। कैसे? एक मिस्टर एक्स है, वो इंडिया में रह रहा है लेस देन 182 डेज, 182 डेज से कम रह रहा है, तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बताओ। चलो देखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में वो 1 अप्रैल को इंडिया में आया, किस चीज़ के लिए? बिजनेस करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अगर वो इंडिया में 182 डेज रह भी रहा है लेकिन वो बाहर जा रहा है अपनी जॉब या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बोलेंगे। सेम केस अगर कोई फॉरेन बंदा जो ऑलरेडी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, अगर वो इंडिया आ रहा है बिजनेस या जॉब के लिए, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो देखा जाए मेन मुद्दा क्या है कि बंदा जॉब कहाँ पे कर रहा है, राइट। अगर उसकी जॉब एम्प्लॉयमेंट बाहर है, फॉरेन में है, तो उसको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लेंगे। अगर कोई फॉरेन बंदा इंडिया में आ रहा है जॉब या एम्प्लॉय बन के, जॉब या एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हम उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोल देंगे, ठीक है। मेन याद रखने के लिए इजी सी ट्रिक है कि उसकी जॉब वगैरह जहाँ पे है वो उधर का मान लिया जाएगा बंदे को, ठीक है, क्योंकि वो उधर की इकोनॉमी में फिर वो दे रहा है ना हिस्सा अपना, ठीक है। अब उसकी इंटेंशन क्या है, इस बंदे की जो लेस देन 182 डेज है, उसका इंटेंशन एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस है, तो ही इज़ डिटर्मिन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अराइवल फॉर दैट स्पेसिफिक डेट, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लटर कर दिया मैंने, तो आप प्लीज़ इसको डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कंट्रोल से बेसिस पे ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई भी अगर एजेंसी है या कोई भी ब्रांच है तो उसका कंट्रोल देखते कि कहाँ पे है। अब इसमें कोई जापानीज़ कंपनी है जो ऑब्वियसली पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी, लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर जहाँ पे होता है मतलब कंट्रोल वहीं है, ठीक है। एंड उसकी ब्रांच एक सिंगापुर में है, ठीक है, जो कि कंट्रोल हो रही है मुंबई यूनिट से, यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया है। तो बताओ ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है? तो ये इन इंडिया मानी जाएगी क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो इंडिया में ही है, ठीक है। तो जो सिंगापुर की ब्रांच है दैट विल कंसिडर्ड टू बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन इम्पॉर्टेंट। कोई अब कोई टेम्परेरी काम करने के लिए आया होगा, उसके लिए मिस आलिया है, एयर होस्टेस है वो, ठीक है। हो सकता है ना कि वो ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही है, मतलब कि यूके में एम्प्लॉयड है वो, ठीक है, लेकिन शी वॉज बेस्ड इन मुंबई फॉर सिक्योरिटी रीजन, स्टेड मोर देन 182 डेज इन अ फाइनेंशियल। अब देखो, इंडिविजुअल है, मोर देन 182 डेज इंडिया में भी रह रही है, लेकिन क्या इसको हम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ के लिए कर रही है? यूके के लिए कर रही है, ठीक है। तो डिस्पाइट स्टेइंग ओवर 182 डेज शी इज़ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बिकॉज शी हैज़ नॉट कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आई है वो इंडिया में, बिजनेस के लिए भी नहीं आई है, या किसी स्टे के लिए नहीं आई है अनसर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है। वो यूके की बेस्ड कंपनी में एम्प्लॉयड है, ठीक है, लेकिन वो अगर वो मुंबई के लिए ही काम करती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्रिटिश एयरवेज का कुछ कंट्रोल होता है तो इंडिया में, ठीक है, या मुंबई में ही एम्प्लॉयड होती हो, ठीक है, तो वो इंडियन रेजिडेंट मान ली जाती, लेकिन अभी इस केस में नहीं है, ठीक है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट एक है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भूल गई थी मैं बताना कि फेमा में ना, जैसे हम लोग इनकम टैक्स में क्या करते हैं, पूरे साल की रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है, लेकिन फेमा में हम स्पेसिफिक डेट की चेक करते हैं, क्योंकि ये जो हम ट्रांजेक्शन वाइज चेक करते हैं इसमें, ठीक है। अंडर फेमा रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेट, नॉट फॉर an entire financial year. This is because FEMA is a regulatory law and a person's status must be known at the time of a transaction, ठीक है। ओके, देखो अभी नेक्स्ट क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। हमने बात की थी ना, दो टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो कैपिटल अकाउंट की नहीं होती है, बहुत लेम है लेकिन हाँ, ठीक है, इसमें छोटी मोटी पेमेंट्स आती है, जैसे कि कोई भी हमने फॉरेन ट्रेड में पेमेंट किया है, ठीक है, या कोई क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किया है, जैसे कि हम अगर कोई एआई का हमने ऐप लेना होता है तो हम लोग फॉरेन मतलब उसमें डॉलर लिखा होता है तो हम पे कर देते हैं, तो वो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोग उसको रुपीज़ में ही पे करते हैं, ठीक है।
जैसे कोई भी छोटा मोटा इंटरेस्ट का लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई रेमिटेंस दे रहे लिविंग एक्सपेंस के लिए, कोई अपना फॉरेन, जैसे कि स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं, तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आएगी। कोई भी फॉरेन ट्रैवल पे हमने खर्चा किया, एजुकेशन पे या मेडिकल केयर पे, ये सारे करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स हैं। यूजुअली ये सारी फ्रीली परमिसिबल होती है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन लेता है इसके लिए भी आरबीआई से, ठीक है। वो कभी भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उनकी मर्जी, लेकिन फिलहाल ये फ्रीली परमिसिबल है। ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आरबीआई से भी लेते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती है और डिपार्टमेंट आते हैं, तो किससे लेना स्पेसिफिकली, इंपॉर्टेंट वालों की बात करेंगे सिर्फ। जैसे कल्चरल टूर के लिए अगर हम कोई भी रेमिटेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लेंगे। अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम फॉरेन की प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में जैसे, ठीक है, लेकिन जिसका अमाउंट $10,000 से ज़्यादा है, इक्वल होगा तो नहीं चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से हम लोग अप्रूवल लेंगे, ठीक है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट है प्राइज़ मनी का। अगर कोई भी हमें प्राइज़ मनी मिल रहा है या दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की अब्रॉड में, जिसका अमाउंट $1 लाख से ज़्यादा है, अगर इक्वल होगा तो नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इक्वल्स टू, मोर देन इक्वल्स टू, इसमें बहुत ICI खेलता है हमारे साथ, ठीक है। मोर देन 1 लाख होना चाहिए स्पॉन्सरशिप के केस में, एडवर्टीजमेंट में मोर देन $10,000, तो इसमें हम लोग करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। देन जितने भी हम लोग, अगर किसी को भी हमें फॉरेन में गिफ्ट देना है, ऐसे ही पैसे भिजवाने हैं अपने बच्चों को, पैसे भिजवाने हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, या कोई भी हम बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट होती है जो फ्रीली हमने देखा था, फ्री लिमिट जो थी जिसमें हमें कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो है $2.5 लाख, ठीक है, $250,000। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। मैंने 3 बार अटैम्प्ट दिए थे, तीनों टाइम आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो इस स्कीम को बोलते क्या है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। लिबरल क्योंकि फ्री होती है ये रेमिट करने के लिए, ठीक है। फ्री लिमिट कितनी है, जिसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, $2.5 लाख, ठीक है। लेकिन पहली बात स्कीम को क्या बोलते हैं, LRS, ठीक है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अगर मेरे को 2.5 लाख से ज़्यादा का खर्चा करना, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों की फ़ीस जो है, लंदन में पढ़ रही है मेरी बच्ची, ठीक है, या बच्चा जो भी है, ठीक है, उसकी फ़ीस $2.5 लाख से ज़्यादा है, तो क्या मैं उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकती, मेरे को तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मेरे को इस केस में क्या करना पड़ेगा, RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा, RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो LRS है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, करंट प्लस कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी मेडिकल खर्चा है या इमरजेंसी है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या स्टडीज़ के लिए, तो RBI अप्रूवल दे देता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने बिना अप्रूवल लिए कोई भी ट्रांजैक्शन की, एक्सीडिंग द अमाउंट $250,000, देन हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब पेनल्टी कितनी है, 5,000 पर डे है, जितने दिन के लिए भी हमने डिले किया, या मतलब जितने दिन भी हमने RBI को अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है। या फिर 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व, मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज़। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दे देगा कि, मतलब टोटल करना पड़ेगा आपको केस स्टडी का, कि मान लो $275,000 का उसने रेमिटेंस कर दिया, ठीक है। अब एक्सीडिंग अमाउंट कितना है, एक्सीडिंग अमाउंट है 25,000, ये बताना लगाना पड़ेगा कितना एक्सीड हुआ है, 25,000 एक्सीड हुआ, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, जितना एक्सीड हुआ उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 75,000 का हमारा पेनल्टी लग जाएगी, और 5,000 पर डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, जितने दिन लेट किया अप्रूवल लेने में, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रुपीज़ की बात कर रहे हैं। जब हम लिमिट को चेक करेंगे कि एक्सीड हुई है या नहीं हुई है, जब हम बात करेंगे डॉलर्स में, लेकिन जब पेनल्टी की बात कर रहे हैं तो अप टू ₹2 लाख मैक्सिमम, ठीक है। ये जो 3 टाइम्स की अमाउंट और ये 5,000 तो रुपीज़ में ही है, लेकिन जो 3 टाइम्स अमाउंट है ये भी $डॉलर्स में ही देखेंगे। इसको जब कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में, तब मैक्सिमम 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो हमने
करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स देख लिए, अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जो ऑल्टर कर सकती है एसेट एंड लायबिलिटीज़ को। किसकी? अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है लेकिन आउटसाइड रह रहा है, ठीक है, और ऑल्टर्स द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया लेकिन इंडिया में रह रहा है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इंडिया का बंदा है लेकिन रह बाहर रहा है उसकी, लेकिन फॉरेन का बंदा है लेकिन रह इंडिया में रहा है उसकी, एसेट और लायबिलिटीज़ को जो इफेक्ट कर सकती है उन ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ठीक है, और इन ट्रांजेक्शन्स पे जनरली कोई फ्री वो नहीं होती है, विल नहीं है हमारी। जितनी बार भी ये ट्रांजेक्शन करेंगे उतनी बार हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, नॉर्मली प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा अगर कोई नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है, और आरबीआई से लेना पड़ेगा अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट की अप्रूवल चाहिए हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। मुझे पता है मैं थोड़ा क्लटर में चाह रही हूँ इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्स्ट को ही हाइड कर रही हूँ, तो आप ये डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं PDF। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कुछ परमिटेड होती है, कुछ नहीं होती है परमिटेड। ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, इतना कुछ खास इसमें बात नहीं है कि कोई भी अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, या कोई भी गारंटी दे रही हूँ मैं किसी को इन फेवर ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो अलाउड है सब कुछ। ठीक है, या कोई भी डिपॉजिट्स, हम लोग डिपॉजिट्स की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिटवीन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, कोई भी मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर वगैरह खरीदने की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मैं सब कर सकती हूँ। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी है जो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जो भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो प्रोहिबिटेड है इन इन्वेस्टिंग इन एंटिटी दैट आर एंगेज्ड इन, या तो कोई चिट फंड बिजनेस है उसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया चिट फंड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी निधि कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है फार्म हाउस का, ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी टाउनशिप बन रहा है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल घर बन रहे हैं, प्रेमिसेस बन रही हैं, रोड बन रही है या ब्रिजेस बन रहे हैं, अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अलाउड है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि रियल एस्टेट में नहीं है अलाउड, लेकिन अगर टाउनशिप बन रहा है, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रेमिसेस बन रही है, रोड और ब्रिजेस बन रहे हैं, तब अलाउड है कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, या फिर अगर ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की